हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग जो है आर ओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग फिर से एक जीएस पेपर 2016 का जो रहा है आर ओ का, उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जुड़ जाइए। वॉइस क्लियर आ रही है कमेंट करके बताते चलिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो या नॉलेजेबल जो टेस्ट है या टेस्ट सीरीज आपके लिए जल्द से जल्द उचित समय पर उपलब्ध करा सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं बिना समय लिए आपका। आज हम लोग जीएस जनरल स्टडीज़ के ही हम लोग जैसा कि प्रश्न पहले से ही करते आ रहे हैं। तो 2016 का ये पेपर है जीएस 4 का 2016 वाला, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो है दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जोर दिया गया था, यानी कि एक विशेष मांग के लिए जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, वो किया गया था। तो वो किसके लिए किया गया था? होम रूल के लिए या पूर्ण स्वराज की मांग के लिए, औपनिवेशिक स्वशासन के लिए, प्रशासन में भारतीयों की सही भागीदारी के लिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए ताकि आपको भी अपने जो तैयारी का जो है आकलन सही सही हो सके, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो अगर पहले क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो पूर्ण जो स्वराज है, पूर्ण स्वराज के लिए दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन पर जो है अधिक जोर दिया गया था। अगर हम लोग बात करें INC की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की तो 1850 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के। एओ ह्यूम की बात की जाए तो इन्हें शिमला का संत भी कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात दिसंबर 1929 जो है ये यहाँ से शुरू, ये पहले जो हमारी जो अधिवेशन होते थे वो दिसंबर माह में होते थे, लेकिन 1930 से लेकर 1929 में ही, दिसंबर 1929 में ही चेंज कर दिया गया था और 1930 से ये जनवरी में होने लगे थे, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न। और अगर बात की जाए तो आईएनएस के गठन के समय 1885 के समय जो भारत का वायसराय कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर बात की जाए यहाँ पर वायसराय की 1885 के समय, तो 1885 यानी कि जो कांग्रेस का गठन हुआ था उसके समय वायसराय था डफरिन, ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए गांधी के अनुयायियों ने, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, या वामपंथियों ने, या किसान सभा ने? तो अगर बात की जाए 1928 के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व की, तो यह नेतृत्व जो है एक किसान सत्याग्रह था, ठीक है। जो बरदौली सत्याग्रह था यह किसान सत्याग्रह था। यहाँ पर सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, किसान सभा ने। हमारे पिछले क्वेश्चन का आपको और कमेंट बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना है जो कि आगे हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो, कि जो INC है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका जो पहला अधिवेशन का अध्यक्ष था वो कौन था, और इसको जो पहला अधिवेशन जो है कहाँ किया गया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी की बात की जाए तो ऑप्शन से आपके पास है बरकतुल्ला खां, या लाला हरदयाल, या भगत सिंह, या लाला लाजपत राय। गदर पार्टी के संस्थापक की अगर बात की जाए तो इससे पहले अगर हम लोग बात करें INC की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन की, तो पहला अधिवेशन इसका जो है पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण इसको बम्बई में स्थगित कर दिया गया था, बम्बई पहुंचा दिया गया था। और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गदर पार्टी के संस्थापक की बात की जाए तो गदर पार्टी की संस्थापक जो है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस की जो स्वतंत्रता का प्रणेता है वो किसे कहा जाता है? अगस्टस ख्रिस्की को, या चार्ल्स मेटकाफ को, या फिर
मैकग्रेथ को या फिर डिजार्ली को। तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता की बात की जाए, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की प्रणेता की बात की जाए तो वो चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? 1929 में या 1927 में या 1921 में या 1932 में? जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए आईएनसी की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार अध्यक्षता की तो वह था 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, नोट करते चलिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित थी। यह आपको जो है कमेंट करके बताना है कि जो भारत की नई औद्योगिक नीति है 1991 वो किस पर आधारित थी। इसकी अगर सही आंसर की बात की जाए तो वह उदारवादी, निजीकरण एवं वैश्वीकरण उपयुक्त सभी पर आधारित थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, भारत में मानव विकास सूचकांक HDI में समाविष्ट है जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि या प्रति व्यक्ति या उपयुक्त सभी। तो भारत में जो मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है उसमें जो है जीवन प्रत्याशा भी शामिल की जाती है और उसके साथ साथ शैक्षिक उपलब्धि भी शामिल की जाती है और उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी शामिल की जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनता है वो है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का या शहरी विकास का या सुरक्षा विकास का? ट्राइसेम की अगर बात की जाए तो ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ठीक है, ट्राइसेम की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसकी बात की जाए तो 15 अगस्त 1979 में इसको जो है स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो है LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? LIC की स्थापना की बात की जाए इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं 1953 या 1956 या 1954 या 1958। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बात की जाए, ठीक है, LIC की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फुल फॉर्म की। तो लाइफ, LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो जब ये वीडियो लाइव ख़त्म हो जाए तो उस पर जाके आप जो है 2x में चला सकते हैं, 1/5x में चलाकर इसको जो है आप इसमें आपका समय बच सकता है इस स्पीड से आपको चलाने पर। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई थी? भारत की पहली औद्योगिक नीति की अगर बात की जाए तो आपके पास ऑप्शन है 4, जिनमें से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, पहली औद्योगिक नीति की बात की जाए तो 1948 अप्रैल में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारा 11वां प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 तक भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यानी कि जो 14वें वित्त आयोग था उसमें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को कब रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी? दिसंबर 2014 में या जनवरी 2015 में, अक्टूबर 2016 में या मई 2017 में? तो 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 की अगर बात की जाए तो 15 दिसंबर 2014 में इसका जो है ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई थी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? RBI के द्वारा या RBI के अधीन या नाबार्ड के अधीन या कृषि मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष सृजन की बात की जाए तो यह नाबार्ड के अंतर्गत किया गया है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारत में किस क्षेत्र में अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? ठीक है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि हम इसका जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो जिस क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना उचित है उसको करते चलेंगे। ठीक है, बाकी जो केवल टिक मार्क करके ही हम लोग इस पर करते चलेंगे क्योंकि हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। अगर इसका जो है आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो यानी कि सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, और जल्द ही आपको इसका जो है टाइमिंग बता दी जाएगी कि फुल डिटेल वीडियो इसका जो है कब
तय किया गया। ठीक है, तो भारत के क्षेत्र की बात करें कि जब सर्वाधिक जो है कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है, तो इसकी बात करें तो इसमें से डी ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। इसमें से सर्वाधिक घरेलू जो बचत प्राप्त होती है वो होती है सेवा क्षेत्र से। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र इसमें है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की बात की जाए, किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया था? तो नीति आयोग की बात की जाए तो आपके पास ऑप्शन है 4, जनवरी 2014 या 26 जनवरी 2014 या 26 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2015। तो बात की जाए नीति आयोग की तो 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। और अगर बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 की थी और 1961 से लेकर 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए, इसमें जो आदर्श वाक्य था वो था कृषि का विकास। किसका? कृषि का विकास। अगले प्रश्न की बात की जाए तो वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 2000 को या 10 जून 2002 को या 24 मई 2004 को या जुलाई 2006 को? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की अगर बात की जाए तो इसके जो स्थापना 12 जुलाई 2006 को की गई थी। अगले प्रश्न की बात की जाए, निर्धनता का दुष्चक्र का अवधारणा संबंधित है। जो निर्धनता का दुष्चक्र है यह किसकी अवधारणा से संबंधित है? तो इसकी अगर बात की जाए आर नर्क्स का जो है अवधारणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कार्बन किस में नहीं होता है? तो कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन हीरा में भी पाया जाता है, कार्बन का अपर रूप होता है हीरा। ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, कोयला में भी कार्बन पाया जाता है, बलुआ पत्थर में जो है कार्बन नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात की जाए, भारी जल है एक शीतलक या मंदक या एक प्रकार की औषधि या ईंधन? भारी जल की बात की जाए तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है D2O, और इसकी अगर बात की जाए तो यह मंदक के रूप में कार्य करता है भट्टियों में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं फोलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, विटामिन सी की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता या सोडियम? तो चाकू से काटी जाने जा सकने वाली जो धातु है वो है सोडियम यहाँ पर ऑप्शंस में। और अगर बात की जाए और जो अन्य धातुएं हैं जो चाकू से काटी जा सकती हैं वो सोडियम के अलावा लिथियम और लिथियम के साथ साथ पोटेशियम, यह ऐसी धातुएं हैं जो चाकू से काटी जा सकती हैं आसानी से। अगले प्रश्न की बात की जाए तो हमारे पास जो अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? प्रोजेक्ट टाइगर से या प्रोजेक्ट वन संरक्षण से या पौध प्रजनन से या ऊतक संवर्धन से? तो चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी विधि या कौन सी प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है? तो इनमें से जो जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है उसको आपको पहचानना है। अमाशा में दूध का जमना या दही बनना या अचार बनना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसकी अगर बात की जाए जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया की, तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं और इसमें कुछ फिजिकल रिएक्शंस भी है। ठीक है, अब अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, अवरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होती है? तो अवरक्तता की अगर बात की जाए तो आपके पास ऑप्शन हैं A1 एवं B2, B6 एवं B12 या A एवं D एवं E एवं K। तो अवरक्तता की अगर बात की जाए तो जो अवरक्तता है वह होती है आपके और रक्तता निम्न में से विटामिन की अल्पता के कारण होती है। A1 एवं B2 के कारण जो है
ये अवरक्तता होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं स्टार्च या प्रोटीन या वसा या आवश्यक अमीनो अम्ल। तो जो इलायोप्लास्ट हैं वो क्या संग्रहित करते हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। इलायोप्लास्ट की अगर बात की जाए तो यह जो है फैट्स यानी कि वसा संग्रहित करते हैं। अगले प्रश्न की बात करी जाए, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का कारण क्या है। तो वर्षा ऋतु में जो लकड़ी से बने दरवाजे हैं उनके फूलने के कारण की अगर बात की जाए तो वो है अंतः शोषण। अंतः शोषण के द्वारा जो लकड़ी से बने गेट होते हैं वो पानी अपने अंदर जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस कारण जिससे वो फूल जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह यकृत को या तिल्ली को या अस्थिमज्जा को या आंत को। अगर लाल रक्त कोशिकाओं के जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके कब्रगाह की बात की जाए तो वह उसका कब्रगाह होता है यकृत। अगले प्रश्न की बात की जाए तो हमारे पास अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन में क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या पहले घटता है या फिर बढ़ता है या वही रहता है। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात की जाए तो क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन जो है घटता है। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ पिघलने पर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बनी हुई है तो वह 0 से 4 डिग्री सेल्सियस आने पर जो है पहले सिकुड़ता है। ठीक है, और 4 से अगर 0 डिग्री की तरफ जा रहा है तो वह फैलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनता है वो है घटता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवेदन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवेदन की प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है बाष्पोत्सर्जन। अगले प्रश्न की बात की जाए तो बजाज ऑटो ने एक भारतीय नौसैनिक पोत की धातु से मोटरसाइकिल बनाई थी, उस पोत का नाम क्या है। हाल ही में ये मामला सामने आया था, अगर आपको याद हो तो INS विक्रमादित्य या INS विक्रांत या INS चक्रा या INS विराट। तो इसका जो सही जवाब है उसकी अगर बात की जाए तो INS विक्रांत जो है ये इस जो INS विक्रांत है इस सैनिक युद्ध पोत की एक मोटरसाइकिल बनाई गई थी। अगले प्रश्न की बात की जाए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि क्या होती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकाल की अगर गवर्नर के कार्यकाल की अवधि की बात की जाए तो आपके पास ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनकी अवधि होती है 4 साल की। अगले प्रश्न की बात की जाए, हमारे पास अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किन देशों के समूह संयुक्त रूप से बनाया गया था। तो चाबहार बंदरगाह की अगर बात की जाए तो भारत, ईरान और अफगानिस्तान। भारत, ईरान और अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, भारत, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक, कि संयुक्त रूप से बनाया गया था और इसकी बात की जाए तो मई 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, विश्व संस्कृति महोत्सव के दौरान दिल्ली में यमुना की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा एक संगठन पर जुर्माना लगाया गया था, वो कौन सा संगठन था। ऑप्शंस हैं आपके पास, ग्रीन पीस या आर्ट ऑफ लिविंग या विश्व संस्कृति समाज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग का जो है यमुना की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो इसके द्वारा है इस पर जुर्माना लगाया गया था। IPL 2016 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आई होप। तो IPL 2016 की ट्रॉफी की बात की जाए तो यह सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है जीती थी। यह जो बात की जाए तो जो यहाँ का जो फाइनल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, इसरो ने PSLV C-37 के द्वारा कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है। तो जो इसरो है इसने हाल ही में एक मिशन भेजा था PSLV C-37 के द्वारा। इसने 104 सैटेलाइट को एक साथ भेजकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात की जाए, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वें राज्य के आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके पास ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो भारत का 29वें राज्य की अगर बात की जाए तो वो है तेलंगाना, जो कि 2014 में बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, जिम मिल्खा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो जिम मिल्खा किस खेल से जुड़े हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है शतरंज, मुक्केबाजी, गोल्फ या कुश्ती। जिम मिल्खा जो है वो गोल्फ खेल से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए, निम्न में से किसने 2017 की विंबलडन जो टेनिस खेल प्रतियोगिता है वो महिला, उसमें से महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो उनकी अगर बात की जाए तो गार्बिन मुरुगजेवा जो हैं, इन्होंने महिला एकल खिताब का टूर्नामेंट जीता है। अगले प्रश्न की बात की जाए, पनामा पेपर्स स्कैंडल्स का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पायरेसी से है, या बड़ी हस्तियों के घोटाले से हैं, या प्रतिलिपि अधिकार से है, या मैच फिक्सिंग से है? तो पनामा पेपर्स स्कैंडल का संबंध की बात की जाए तो यह बड़ी हस्तियों के घोटाले से है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित में से राज्यों में किस राज्यों में राज्य की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है? आपके पास ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार। किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? विधानमंडल द्विसदनीय की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब बनता है बिहार, ऑप्शन डी। और अगर बात की जाए बिहार के अलावा, तो बिहार के अलावा जो है महाराष्ट्र की भी जो महाराष्ट्र राज्य की विधानमंडल है वह द्विसदनीय है। कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, तेलंगाना की एवं जम्मू कश्मीर की जो विधान मंडल है वो द्विसदनीय है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य हैं? तो भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य हैं? तो उसकी सही जवाब की बात की जाए तो वो है कनाडा। अगला प्रश्न है, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? या 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्था से, या मौलिक कर्तव्यों से, या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, या शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से? तो 93वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की जाए तो शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित था। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि आरटीआई एक्ट कब पारित किया गया था? 2004 में, 1999 में, 2005 में, या 2009 में? तो आरटीआई की अगर बात की जाए तो सूचना का अधिकार जिसे कहा जाता है यह 2005 में भारत में पारित किया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या वर्तमान में 8 है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग है। भारत के निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो यह एक कौन सी संस्था है? विधिक संस्था, या प्रशासनिक संस्था, या अधिनियमित संस्था, या संवैधानिक संस्था? तो निर्वाचन आयोग की बात की जाए यह स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसे हम लोग संवैधानिक संस्था कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं, नहीं कहेंगे ही। अगले प्रश्न की बात की जाए तो लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12, 8 या 4 या 2? एंग्लो इंडियन की बात की जाए लोकसभा में तो लोकसभा में टोटल 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं एंग्लो इंडियन के नाम से। ठीक है, लेकिन इनको 2000 बात की जाए तो 2019 से इनको जो है आगे नहीं बढ़ाया गया है इनका कार्यकाल, क्योंकि ये 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता था क्रमशः, लेकिन इस बार 2019 में ये आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो इसको जो है ख़त्म कर दिया गया है। अगले प्रश्न की बात की जाए, जो लोकसभा में प्रोटेम्प्ट अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो लोकसभा में प्रोटेम्प्ट स्पीकर की बात की जाए तो वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रोटेम्प्ट स्पीकर का कार्य क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? यानी कि एक विशेष उपबंध किया गया है आर्टिकल नंबर 70 में। क्या किया गया है कि भारत की संविधान में विशेष परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियां
जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। वैसी परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति आएंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों लोगों का पद खाली होता है तो उसकी जगह पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनकी आधिकारिक भाषा है हिंदी, और जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है, तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको डिटेल में टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज इस वीडियो चाहिए हो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए जल्द ही कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जो है शेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।